Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST Government PG College, बाड़मेर। आज हम अंकेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट जो है वह अंकेक्षक की स्वतंत्रता यानी ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पेशे में स्वतंत्रता एक अनिवार्यता होती है। स्वतंत्रता उस संदर्भ को व्यक्त करती है जिसमें एक व्यक्ति के निष्कर्ष किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं होते। व्यक्ति के निष्कर्षों को एक रूपता प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य होती है। यानी यदि हम ऑडिटर को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के लिए अनुमति देंगे तभी वह अपने निष्कर्षों में एक रूपता रख पाएगा। सभी दशाओं में सभी कार्यों के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक होती है। वह अंकेक्षण रिपोर्ट ही मान्य होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक बनाई जाती है तथा जिसमें कोई भेदभाव या अन्य कमियां नहीं होती है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता एक मानसिक स्थिति है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत लक्षण है। स्वतंत्रता व्यवसाय की नीतियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है और एक गुणात्मक दशा होती है। तो स्वतंत्रता के लिए अंकेक्षक को संस्था द्वारा बनाए गए नियमों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। अब अंकेक्षक की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अंकेक्षक पर पूर्ण विश्वास किया जाए। किसी भी व्यक्ति द्वारा अंकेक्षक की रिपोर्ट के औचित्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 में अंकेक्षक की अंकेक्षण सीमा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी वो कितनी कंपनियों या कितनी संस्थाओं का ऑडिट कर सकता है। अंकेक्षक द्वारा तैयार मर्यादित रिपोर्ट भी अंकेक्षक की स्वतंत्रता को गतिशीलता देने का एक हथियार है। यानी अंकेक्षक को यदि किसी संस्था में छल कपट या कोई जानकारी उसकी नज़र में आती है जो गलत है तो वह अपनी रिपोर्ट को मर्यादित कर सकता है और यह उसकी स्वतंत्रता का ही एक प्रमाण है। स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में कई प्रावधान दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार वह व्यक्ति अंकेक्षण कार्य संपन्न करने के लिए अयोग्य माना जाता है जिसकी नियुक्ति निम्न प्रकार से की गई हो। यानी यदि कोई व्यक्ति कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी हो तो वह संस्था का अंकेक्षक नहीं बन सकता। सेकंड, कंपनी का कोई कर्मचारी अथवा एक अधिकारी के साथ नियुक्त कर्मचारी अथवा साझेदार कंपनी का अंकेक्षक बनने के लिए अयोग्य माना जाता है। और थर्ड, कंपनी का 1000 रुपये से अधिक का ऋणी वह भी कंपनी के अंकेक्षण कार्य के लिए अयोग्य माना जाता है। सेकंड अवधारणा है सारभूतता की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। लेखांकन प्रक्रिया में सारभूतता की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह अवधारणा अभिलेखन, वर्गीकरण तथा उसके प्रस्तुतिकरण के सभी चरणों में दिखाई देती है। यह बहुत ही आवश्यक व उचित है कि अंकेक्षक ऐसी मदों के बारे में निर्णय करे कि वे मदें अंकेक्षक के लिए सारभूत है या तुच्छ। यानी इम्पोर्टेंट जो मटेरियल कंसेप्ट्स है उनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए और तुच्छ बातों पर उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अंकेक्षक को सारभूत मदों के लिए उचित व विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने चाहिए। सारभूत मदों को वित्तीय विवरण में उचित तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अब एक अंकेक्षक के लिए सारभूतता का प्रश्न निम्न दशाओं में आवश्यक होता है। जैसे फर्स्ट, जब आकस्मिक आय या व्यय की मदें खाते में उत्पन्न होती है, यानी एकदम से कोई आय किसी वर्ष में प्रकट होती है या कोई स्पेशल जो है एक्सपेंसेस दिखाया गया है, तथा जब अनावर्ती मदों को प्रकट करना होता है तो ये सारभूत अवधारणा है। तो उसे उसका डीप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये मद जो इस फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड हुआ है क्या ये वास्तव में हुआ है अथवा नहीं। सेकंड, जब लेखांकन पुस्तकों में जर्नल से संबंधित अशुद्धियों जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, दायित्व के बारे में अनुमान, स्टॉक का मूल्यांकन आदि के संबंध में कोई त्रुटि जो है पकड़ में आती है। थर्ड, जब आय तथा व्यय
संपत्ति व दायित्व संबंधी मद की रकम किसी वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप रखी गई हो जिसे, तो उसके संबंध में यह आवश्यक होगा कि उसका प्रकटन अलग से किया जाए, जैसे जनरल रिजर्व्स आदि। अब उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्न विभिन्न वैधानिक प्रावधान व पेशेवर नियम जो कि लेखांकन व अंकेक्षक से संबंधित होते हैं, सारभूतता की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित एसेज यानी जो है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, यह बताते हैं कि विवरण में सम्मिलित सिफारिशें उन मदों पर लागू होती है जो सारभूत हैं तथा कंपनी के मामले में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सारभूतता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक स्थिति है। यह महत्वपूर्णता व प्रासंगिकता अंकेक्षक से संबंधित है, क्योंकि अंकेक्षक ही मूल्यांकन करता है और मद सारभूत है अथवा नहीं, ये डिसीजन उसे ही लेना होता है। अंकेक्षक को यह प्रासंगिकता वित्तीय स्थिति के सत्य एवं उचित प्रकटन के संबंध में देखनी होती है। अंकेक्षक को यह भी निश्चय करना पड़ता है कि जो मदें सारभूत प्रकृति की है उनको अलग से प्रकट किया गया है अथवा नहीं। थर्ड कॉन्सेप्ट है सही और उचित, ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट। अब अंकेक्षण में सही और उचित की अवधारणा भी एक आधारभूत अवधारणा है। सही व उचित शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि संस्था के लेखांकन विवरणों द्वारा दर्शाए गए परिणाम संस्था की सही आर्थिक स्थिति का निरूपण करते हैं तथा अंकेक्षक को अंकेक्षण करते समय जो खाते अंकेक्षण के लिए दिए गए थे वे खाते सही और उचित स्थिति को प्रकट करते हैं अथवा नहीं, यानी ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या पिक्चर को सही दिखाते हैं अथवा नहीं। यहाँ लेखांकन विवरण बनाते समय अंकेक्षक को खातों का सत्यापन करना पड़ता है कि सभी संपत्तियाँ, दायित्व, आय व व्यय जिनका उल्लेख हमने विवरण पत्र में किया है वे लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है अथवा नहीं, नीतियाँ प्रासंगिक है अथवा नहीं, तथा किसी सारभूत राशि अथवा लेन देन को छोड़ तो नहीं दिया गया है। अब सही और उचित की सुनिश्चितता करने के लिए अंकेक्षक को क्या देखना होता है कि फर्स्ट, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संपत्तियों का अधिमूल्यन व अवमूल्यन नहीं किया गया है। सेकंड, यानी संपत्तियों को या तो ओवर वैल्यूड करके या अंडर वैल्यूड करके तो नहीं दिखाया गया है। सेकंड, किसी भी सारभूत संपत्ति को छोड़ा नहीं गया है, यानी सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो है एसेट्स वो इंक्लूड कर ली गई है। नेक्स्ट है संपत्ति पर प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया गया है, यानी अगर कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है तो कितने चार्ज पे रखी गई है और उसके अगेंस्ट कौन सा लोन लिया गया, ये सब डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट है सारभूत दायित्वों को नहीं छोड़ा गया है, यानी ऐसा कोई मटेरियल हमारे सामने जो लायबिलिटी है जो कभी भी फ्यूचर में हो सकती है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई होनी चाहिए। आर्थिक चिट्ठा कंपनी के अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बनाया गया है। नेक्स्ट है लेखांकन नीति का एक रूपता के साथ पालन किया गया है, यानी वर्ष प्रति वर्ष समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आकस्मिक अपवाद स्वरूप तथा अन्य गैर आवर्ती मदों को अलग से प्रकट किया जाना चाहिए। अब फोर्थ अवधारणा जो है वह लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण की अवधारणा यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटन बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण कानून के द्वारा आवश्यक कर दिया गया है, यानी हम अपने बिजनेस में कौन कौन सी लेखांकन नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं उनको स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। वित्तीय विवरणों के औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों के तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों का प्रकटन आवश्यक है। यह प्रकटन वित्तीय विवरण का आवश्यक भाग होता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया है। लेखांकन नीतियों में कोई भी परिवर्तन जिसका सारभूत प्रभाव होता है उसे भी प्रकट किया जाना चाहिए, यानी गत वर्ष तक हम किसी और लेखांकन नीति के अनुसार अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे और करंट वर्ष में हमने अगर लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है तो इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। किसी भी मद
की धनराशि जो वित्तीय विवरण को प्रभावित करती है उसे भी प्रकट किया जाना चाहिए। यदि लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन किया गया है जिसका प्रभाव चालू वित्तीय वर्ष में न पड़कर बाद के वर्षों में पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में भी परिवर्तन का प्रभाव प्रकट करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण प्रकटीकरण के कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट है लेखांकन नीतियों की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। लेखांकन नीतियाँ लेखांकन सिद्धांतों को लागू करने के ढंग से संबंधित रखती है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को किस तरह से लागू किया जाए। लेखांकन नीतियों की कोई स्पष्ट सूची नहीं है जो कि हर परिस्थिति में एप्लीकेबल हो। किसी उपक्रम की कार्य करने की परिस्थितियां व आर्थिक गतिविधियां लेखांकन नीतियों को वैकल्पिक रूप प्रदान करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने विभिन्न विवरणों, सरकार व अन्य एजेंसियों तथा विकासशील प्रबंध के सामूहिक प्रयासों को मिलाकर स्वीकृत विकल्पों की संख्या में कमी कर दी है। यानी जो हमारे पास पहले अल्टरनेट्स ज़्यादा थे उन अल्टरनेट्स में कुछ कमी कर दी गई है। लगातार प्रयत्नों द्वारा लेखांकन नीतियों के विकल्पों की संख्या में और कमी का अनुमान है। अब ऐसे एरियाज जिनमें लेखांकन नीतियों का सामना करना पड़ता है हमको, यानी वो एरियाज कौन कौन से हैं, तो ऐसे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियाँ को अपनाया जाता है, यानी एक से ज़्यादा लेखांकन नीतियाँ वहाँ मौजूद है, तो हमको चयन करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी बेटर है। तो इनके एरियाज में फर्स्ट है डेप्रिसिएशन तथा उनके अपलेखन की विधियाँ। सेकंड है निर्माण के दौरान, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं, निर्माण के दौरान व्यय से संबंधित व्यवहार। थर्ड है विदेशी मुद्रा की मदों का विनिमय, यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट। फोर्थ है स्टॉक का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी कॉस्ट पे किया जाए या मार्केट वैल्यू है, विच एवर इज लोअर, किस वैल्यू पे हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है विनियोग का मूल्यांकन। नेक्स्ट ख्याति का उपचार, यानी गुडविल को हम कैसे राइट ऑफ करेंगे या बुक्स में शो करना है तो कितने साल तक शो की जाएगी और उसका कैसे उसको राइट ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियम, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रिगार्डिंग हमारी संस्था में कौन से नियम्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट दीर्घावधि ठेकों के लाभ, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं उनके प्रॉफिट को हम अपने अकाउंटिंग ईयर में कैसे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट स्थायी दायित्वों का मूल्यांकन। अब जो है पांचवा हमारा प्रकार है वह है अंकेक्षण एवं अनुसंधान। ये हमारी पांचवी अवधारणा है ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अंकेक्षण कभी भी विशिष्ट घटनाओं के अन्वेषण का उत्तरदायित्व नहीं लेता है और न ही परिस्थितियों की पूर्वकल्पित धारणा रखते हैं। अंकेक्षक प्रतिवेदन हेतु प्रमाण तलाशता है, यानी जब उसको रिपोर्ट देनी होती है तो उसके रिगार्डिंग वो डॉक्यूमेंट सर्च करता है कि उसके एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जो उसे लेखों के सामान्य परीक्षण द्वारा, जिसे वह सामान्य तकनीक अपनाने पर ज्ञात करता है। जब तक कि विशिष्ट जांच, यानी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब विशिष्ट जांच कपट या अशुद्धि या अनियमितताएं आदि को नियंत्रित करती हो, तब तक अंकेक्षक के द्वारा की गई जांच की सामान्य प्रक्रिया में जो भी नोटिस में आता है उसे गहराई से देखा जाता है और कभी कभी अनुसंधान का परिणाम अंकेक्षक के प्रथम दृष्टया जांच से भी ज्ञात हो जाता है। कंपनी अधिनियम 2014 का नियम 13 यह निर्धारित करता है कि यदि अंकेक्षक के पास पर्याप्त कारण है कि कंपनी के अफसरों व कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध अपराध जिसमें कपट भी सम्मिलित है किया जा रहा है, यानी कंपनी के अफसर कंपनी के विरुद्ध कोई कपट कर रहे हैं, तो यह मामला तत्काल केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट किया जाएगा, परंतु उसकी जानकारी में कपट आने के 60 दिन के भीतर भीतर उसे यह काम करना होगा ताकि उनका उत्तर प्राप्त हो जाए और उनकी टिप्पणी 45 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। अब इसमें फर्स्ट वो स्टेप लेगा, अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट को बोर्ड के पास अथवा अंकेक्षण समिति के पास जैसी भी कंडीशन हो प्रेषित करेगा, परंतु यह कार्य उसे अपराध की जानकारी के तत्काल पश्चात करना होगा
ताकि उनका उत्तर अथवा टिप्पणी 45 डेज के भीतर उसे प्राप्त हो जाए। वह सेकंड स्टेप लेगा कि ऐसा उत्तर या टिप्पणी बोर्ड अथवा अंकेक्षण समिति से प्राप्त होने पर उस पर स्वयं की टिप्पणी वो अटैच करके 15 डेज के अंदर उसे केंद्रीय सरकार के पास में प्रेषित करेगा। थर्ड स्टेप वो लेगा यदि अंकेक्षक द्वारा बोर्ड से अथवा अंकेक्षण समिति से उनका उत्तर या टिप्पणी निश्चित अवधि से 45 डेज में प्राप्त नहीं होती है तो वह अपनी रिपोर्ट जिसके साथ उस रिपोर्ट का विवरण देते हुए उसके नोट लगाकर नोट सहित जिसे पहले वह बोर्ड को अथवा अंकेक्षण समिति को उसने प्रेषित किया था तथा जिसका उत्तर उसे फिक्स्ड टाइम पीरियड में प्राप्त नहीं हुआ तो उसे वो अटैच करके केंद्रीय सरकार को प्रेषित करेगा। इसके बाद उस रिपोर्ट को वह निगम संबंधी कामकाज मंत्रालय के सचिव यानी सेक्रेटरी के पास सील बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से रसीद सहित या स्पीड पोस्ट कराकर जिसे अनुमोदन हेतु ईमेल से उसको प्रेषित करना होता है। यह रिपोर्ट अंकेक्षक के शीर्ष नाम पर होगी जिससे उसका डाक का यानी पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस तथा संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर उसमें होने चाहिए तथा वह सील सहित अंकेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए यानी उसकी सील भी लगी होनी चाहिए और उसके साइन भी होने चाहिए जिससे उसकी सदस्य संख्या निर्देशित हो जाए। यह रिपोर्ट विवरण के प्रारूप में निर्धारित फॉर्म नंबर ADT 4 पर दी जानी चाहिए। यदि कंपनी के किसी अंकेक्षक द्वारा उपरोक्त संबंधी कर्तव्य भंग किया जाए जो कि सद्विश्वास में हो तो उसे कर्तव्य भंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट 6th अवधारणा है आधारभूत लेखांकन मान्यताएं यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। इसमें 3 फंडामेंटल एजम्पशंस है। फर्स्ट है चालू अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न, सेकंड एकरूपता और थर्ड उपार्जन। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यह मान लिया जाता है कि उपक्रम यानी संस्था जो है निकट भविष्य में अनुकूलतम रूप से निरंतर चलती रहेगी और यह मान लिया जाता है कि उपक्रम बंद या दिवालिया नहीं होगा। सेकंड है एकरूपता यानी कंसिस्टेंसी। इसमें यह माना जाता है कि लेखांकन नीतियाँ प्रति वर्ष परिवर्तित नहीं होगी यानी हर साल हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस नहीं करेंगे, उनमें एकरूपता या रहेगी। थर्ड है उपार्जन यानी एक्रूअल। आगम व लागतें उपार्जित होती है तो यह मान लिया जाता है कि वे प्राप्त की गई हैं अथवा प्राप्त हो चुकी है जिनका भुगतान न तो किया गया है न लिया गया है एवं वित्तीय विवरण में उसी वर्ष के संबंध में उन्हें दिखाया जाना चाहिए जिससे वे संबंधित हैं। यदि लेखांकन की विभिन्न मान्यताओं का पालन किया जाता है तो इन्हें वित्तीय विवरण में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू।